हाँ, शुरू किया जाए। पिछली क्लास में हमारे आपके बीच बातचीत हो रही थी मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। मिनरल न्यूट्रिशन में मैंने तुम्हें बताया है कि जूलियस वान सैक ने सबसे पहले एक टेक्निक को डिस्कवर किया था जिसे क्या कह रहे थे, हाइड्रोपोनिक्स कह रहे थे। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? सॉइललेस सॉल्यूशन में जब किसी प्लांट को ग्रो कराया जाता है तब उस टेक्निक को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा बहुत सारी वेजिटेबल लार्ज क्वांटिटी में कमर्शियल लेवल पर बनाई गई। दूसरी बात मैंने बताया, जितने भी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डायरेक्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये भी मैंने बताया था। न्यूट्रिएंट एलिमेंट को अगर देखा जाए, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट को, तो दो पार्टों में डिवाइड किया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है और इनकी संख्या मैंने बताया था 9 होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है और इनकी संख्या मैंने 8 बताई थी। ये 17 एलिमेंट मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं, दोनों की इम्पोर्टेंस बराबर होती है, बस क्वांटिटी में फ़र्क होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी में कम चाहिए, लेकिन इसेंशियलिटी दोनों की बराबर होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। पिछली क्लास में मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया था। प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन को मेनली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में नाइट्रेट और अमोनियम आयन के रूप में भी एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने बताया था कि नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर प्लांट को इसकी ज़रूरत होती है और प्रोटीन का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। प्रोटीन में लगभग 14% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और प्रोटीन अगर नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल कौन कहलाता है? प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन के द्वारा ही नई नई सेल्स का प्रोडक्शन होता है। प्रोटीन के द्वारा ही बॉडी की टूट फूट की मरम्मत होती है। ये सारे काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। अब देखा जाए क्या होता है, तो नाइट्रोजन तक मैंने पूरी बात बताई थी। आज दूसरा मिनरल न्यूट्रिएंट्स हमारे सामने है। फास्फोरस के बारे में हमें बात करना है। फास्फोरस को प्लांट किस फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं? एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट आयन। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? फास्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। तुम्हें याद रखना है, प्लांट फास्फोरस को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? फास्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे रूप में भी एब्जॉर्ब करते हैं, H2SO4 माइनस या HPO4, H2SO4 नहीं, H2PO4 माइनस या HPO4 2 माइनस के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट सॉइल से फास्फोरस को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? फास्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। मेनली फास्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। H2PO4 माइनस के रूप में भी एब्जॉर्ब किया जाता है और HPO4 2 माइनस के रूप में भी एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात देखा जाए, फास्फोरस इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में भी फास्फोरस होती है। सर्टेन प्रोटीन, ये बात सर्टेन प्रोटीन में भी फास्फोरस पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड, इसमें भी पाई जाती है फास्फोरस, और ATP में भी पाई जाती है फास्फोरस। तो कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों के फॉर्मेशन में फास्फोरस बहुत इसेंशियल है?
फास्फोरस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगर फास्फोरस नहीं होगी सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। सर्टेन प्रोटीन में भी फास्फोरस होती है, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड और एटीपी। एटीपी का पूरा नाम मैंने बताया था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन सब की सिंथेसिस के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है। अगला देखा जाए पोटेशियम। पोटेशियम मेनली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? पोटेशियम आयन के रूप में सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। रिक्वायर्ड मोर इन द, और इस पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत किस भी होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ज़रूरत होती है। प्रश्न आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनकी सेल्स या तो डिवाइड हो रही होती हैं या डिवाइड होने वाली होती हैं या उनमें डिवीज़न की पावर पाई जाती है, ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और ये प्रायः प्लांट के टिप पोर्शन पर पाए जाते हैं, जैसे रूट टिप, शॉर्ट टिप पर पाए जाते हैं, और ये बॉडी में ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं बड्स, लीव्स, रूट टिप्स। और देखा जाए क्या काम करता है? मेंटेन आयन केटायन बैलेंस। ये फास्फोरस क्या काम करता है? सेल के अंदर एनायन और केटायन के बैलेंस को मेंटेन बनाए रखता है इन अ सेल। और क्या काम करता है? इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस में भी भाग लेता है। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पोटेशियम आयन जो होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। रिक्वायर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड्स, लीव्स, रूट टिप्स। और ये पोटेशियम आयन सेल के अंदर एनायन और केटायन को बैलेंस बनाए रखता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी भाग लेता है और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो पोटेशियम आयन पार्टिसिपेट करता है। कैल्शियम तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगला देखा जाए न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है कैल्शियम आयन के रूप में। Ca2+ आयन के रूप में कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है, याद रखना है। तो कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? Ca2+ आयन। और कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, मतलब टिश्यू की कौन सी सेल्स का ग्रुप, ऐसी सेल्स का ग्रुप जिनमें डिवीज़न की पावर पाई जाती है, उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू डिवाइड होता है, कौन सा टिश्यू क्या काम करता है उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, अब सेल डिवीज़न के समय क्या होता है? वाल का फॉर्मेशन करता है, सेल वाल के फॉर्मेशन में भाग लेता है। बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने तुम्हें बताया कि सेल वाल 4 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है? मिडिल लैमेला, उसके अंदर की तरफ प्राइमरी सेल वाल, उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वाल और सबसे अंदर की तरफ टर्सरी सेल वाल। हालांकि टर्सरी सेल वाल सब प्लांटों में नहीं पाई जाती है। मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? तो ज़रूर याद रखना कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। तो सेल वाल के फॉर्मेशन में भी भाग लेती है। अगली बात देखा जाए एक्युमुलेशन एंड ओल्डर लीफ, और ये एक्युमुलेशन एंड ओल्डर लीफ में हो जाता है, मतलब ये मोबाइल नहीं होता है, मूव नहीं करता है। ओल्ड लीफ के साथ में जब ओल्ड लीफ टूट कर गिर जाती है तो ये भी गिर जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कौन सा मिनरल आयन ओल्डर लीफ में
एक्यूमुलेट रहता है तो आपका आंसर होगा ओल्डर लीफ में कैल्शियम आयन एक्यूमुलेट रहता है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अगली बात देखा जाए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में देखा जाए, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब एज मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये किस में हेल्प करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, आरएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। मैंने तुम्हें बताया क्लोरोफिल के सेंटर में क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। मैंने ये भी बताया है कि अगर क्लोरोफिल को जलाओगे तो शेष क्या बचेगा, मैग्नीशियम राख में बचेगा मेटल। तो क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है, मैग्नीशियम। और देखा जाए मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जो होती हैं मैग्नीशियम आयन के द्वारा ही अटैच रहती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन बनाए रखता है, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम आयन, क्योंकि राइबोसोम के दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम आयन के द्वारा ही आपस में जुड़ी रहती है। ये बात जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन बनाए रखता है, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम आयन। अगला देखा जाए सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, सल्फेट के रूप में। ये बात याद रखना, SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट आयन। तो सॉइल से प्लांट सल्फर को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, सल्फेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। और अब जो बताने जा रहे हैं ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर इज प्रेजेंट इन, क्या दिया गया, 2 प्रोटीन, दो अमीनो एसिड में भी सल्फर प्रेजेंट होता है। सल्फर इज प्रेजेंट 2 अमीनो एसिड, और कौन कौन सी अमीनो एसिड, तो सिस्टीन एंड मेथियोनिन। सिस्टीन और मेथियोनिन में सल्फर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कौन सी अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा सिस्टीन और मेथियोनिन। ये 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। और क्या करें, एंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम। सल्फर बहुत सारे कोएंजाइम में भी भाग लेता है, विटामिन्स के बनने में भाग लेता है। विटामिन्स कौन से विटामिन में सल्फर पाया जाता है, जैसे थायमीन विटामिन में, बायोटिन विटामिन में, इनमें सल्फर पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए किस विटामिन में सल्फर पाया जाता है, तो थायमीन। थायमीन क्या होता है, विटामिन B1 का दूसरा नाम है, बायोटिन। और कोएंजाइम A में भी सल्फर पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, फेरिडॉक्सिन। क्या दिया गया है, फेरिडॉक्सिन में भी सल्फर पाया जाता है। तो इन जगहों पर सल्फर पाया जाता है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा। अगली बात देखा जाए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन सा Fe है, Fe। जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो Fe की होती है। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट Fe की होती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, और अगर फिर पूछ ले तो पूछा जा सकता है, बताइए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो Fe। और ये 2017 में नीट में पूछा गया था कि प्लांट आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो फेरिक आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी संसार की सारी बुकों में लिखा है कि प्लांट आयरन को फेरिक आयन के रूप में, फेरस आयन दोनों के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। NCERT में सिर्फ लिखा है कि प्लांट आयरन को केवल फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, और नीट में जो आंसर माना जाता है वो NCERT का ही माना जाता है, समझे। तो फेरिक लगाना, फेरस मत लगाना, और लगा दोगे तो खामियाजा के रूप में 1 नंबर तुम्हारा चला जाएगा।
और 4 नंबर तुम्हारे जो मिलने चाहिए थे वो गए और एक सही में से चला जाएगा, मतलब 5 नंबर का आप घाटा उठाओगे। तो प्लांट आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। और देखा जाए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ये किसका है? प्रोटीन में, प्रोटीन के बनने में भाग लेता है। इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी भाग लेता है। क्या दिया गया है? एक्टिवेट। और ये क्या काम करता है? एक्टिवेट कैटालिस एंजाइम। मतलब कैटालिस एंजाइम का मतलब क्या होता है? जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस को एक्टिवेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैटालिस एंजाइम कहते हैं। और क्या है? इसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये भी क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए क्लोरोफिल में कौन कौन सी मेटल पाई जाती है? तो एक मैग्नीशियम पाई जाती है और दूसरी क्लोरोफिल पाई जाती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली बात देखा जाए मैग्नीज आयन। मैग्नीज आयन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? मैग्नस आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। किस फॉर्म में? मैग्नस आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये क्या काम करता है? एक्टिवेट एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से संबंधित जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिवेट करता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड में मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में, मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में सनलाइट के द्वारा वाटर को स्प्लिट किया जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? वाटर से निकलती है। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये फोटोसिंथेसिस में वाटर को ब्रेक करना, जब लाइट के द्वारा वाटर को ब्रेक किया जाता है तब उसी को क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहा जाता है। तो सनलाइट के द्वारा जब वाटर को स्प्लिट किया जाता है तो कौन कौन से एलिमेंट की ज़रूरत होती है? तो 2 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो मैंने बताया मैग्नीज और दूसरा क्लोराइड आयन की भी ज़रूरत होती है। मैग्नीज और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में ही वाटर को स्प्लिट किया जाता है लाइट के द्वारा, जैसे क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहते हैं। और तब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तुमको मैंने अभी बताया। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर से निकलती है। याद रखना है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वाटर से निकलती है। और ये भी बात बता दें तुम्हें अभी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो CO2 का क्या होता है? रिडक्शन होता है। और वाटर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। पहले मैंने बताया कोई भी रिएक्शन होती है तो एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन होता है। अगली बात देखा जाए कौन सा एंजाइम है? तो ये मैग्नीज के बारे में मैंने बताया, मैग्नस आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। अगला देखा जाए कौन सा है? जिंक है। जिंक किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? Zn2+ के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये क्या काम करता है? एक्टिवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये मैंने बताया है कि कार्बोक्सिलेज, ये क्वेश्चन PMT में आ चुका है। पूछा गया था कार्बोक्सिलेज एंजाइम में कौन सी मेटल पाई जाती है? तो जिंक मेटल पाई जाती है। और देखा जाए कल ही क्लास में मैंने बताया था ऑक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए भी जिंक की ज़रूरत होती है। तो जिंक एक तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम में भी पाया जाता है और
ऑक्सिन हार्मोन में भी पाया जाता है। और ऑक्सिन हार्मोन क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। नेक्स्ट देखा जाए क्या होता है? कॉपर। कॉपर को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? क्यूप्रिक आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। किस फॉर्म में? क्यूप्रिक आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। और क्यूप्रिक आयन का फार्मूला क्या है? CO2+। और Q+ क्या होता है? CO+। दूसरी बात देखा जाए, ये कुछ एंजाइम के साथ इन्वॉल्व होता है, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। क्या करें? एसोसिएटेड विथ सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ एंजाइम के साथ ये एसोसिएट होता है और वो एंजाइम जो रेडॉक्स रिएक्शन में भाग लेते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों रिएक्शन को एक साथ क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए कौन सा है? बोरान। बोरान को किस रूप में लिया जाता है? प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। BO3- या B4O7-2- किस फॉर्म में प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं? BO3- या B4O7-2- के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। और रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम आयन को कैसे यूज किया जाए, कैसे अपटेक किया जाए, मतलब कैसे ग्रहण किया जाए और कैसे उसका यूज किया जाए, इसलिए ज़रूरी है बोरान। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैल्शियम आयन के अपटेक और यूटिलाइजेशन के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है? तो बोरान की आवश्यकता होती है। अगर बोरान नहीं होगा तो कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये बातें तुम्हें याद रखना है। और तुमको मैंने बताया कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। सेल वॉल में मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, मेम्ब्रेन प्रॉपर काम करे, इसलिए भी बोरान की ज़रूरत होती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है पोलन जर्मिनेशन। अगर बोरान नहीं होगा तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के लिए कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो आपका आंसर है बोरान होता है। और सेल इलांगेशन के लिए भी बोरान की ज़रूरत होती है। सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो अगर बोरान नहीं होगा तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, समझे? इसलिए बोरान का होना बहुत ज़रूरी है। बोरान क्या क्या काम करता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें ज़रूर याद रखना चाहिए। और इस चैप्टर से मैंने बताया 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आया था। पिछले साल भी क्वेश्चन आया है, आगे चल करके बताएंगे तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आया है। 2017 में क्वेश्चन आया था कि प्लांट आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो याद रखना है प्लांट सिर्फ और सिर्फ फेरिक फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और ये भी याद रखना क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल भी पाई जाती है और आयरन मेटल भी पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है? तो 99% लड़के केवल मैग्नीशियम लगा देंगे, जबकि आयरन मेटल भी पाई जाती है इसके अंदर। तो तुम्हें याद रखना है, कहीं गलती न कर बैठना। गलती करोगे तो 5 नंबर चले जाएंगे। तो क्लोरोफिल में 2 मेटल पाई जाती हैं, एक तो मैंने बताया मैग्नीशियम और दूसरी आयरन। ये 2 मेटल पाई जाती हैं। अब इसके बाद में अगली चर्चा अगली क्लास में करेंगे और इसको खूब कस के पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही आना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।